हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस लॉ का चैप्टर नंबर 70। तो इसमें पढ़ेंगे कि वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। तो जैसे कि वस्तु विक्रय अधिनियम में हम आज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारी और वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जिसमें है कि वस्तु विक्रय अधिनियम, ठीक है। इसमें क्या है कि वस्तु विक्रय अनुबंध का क्या अर्थ है, ठीक है। तो इसमें पढ़ेंगे कि वस्तु विक्रय अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसमें कोई विक्रेता एक निश्चित मूल्य अथवा प्रतिफल के बदले अपनी वस्तु और वस्तु के स्वामित्व को मूल्य देने वाले व्यक्ति को दे देता है, ठीक है। इस प्रकार के अनुबंध में भुगतान से लेकर सर्विस और मरम्मत आदि की सभी समस्त जो शर्तें होती है वो लिखित में होती है तथा क्रेता समय पर सर्विस तथा गुणवत्तापूर्ण वस्तु या माल को चाहता है, ठीक है। इसी के बीच में होने वाले अनुबंध वस्तु विक्रय अनुबंध कहलाता है, ठीक है। यह एक विशेष प्रकार का अनुबंध है जो वस्तु और माल को प्रतिफल के बदले में हस्तांतरण से संबंधित होता है, ठीक है। विक्रय अनुबंध शर्तयुक्त व शर्त रहित हो सकता है। अब वो कह रहा है कि परिभाषा इसमें कह रहा है कि विक्रय अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के मध्य दायित्वों को उत्पन्न करता है, ठीक है, एवं उनकी व्याख्या करता है, ठीक है। ये होगी इसकी परिभाषा। तो अर्थ परिभाषा आप पढ़ चुके हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि अगले टॉपिक में कह रहा है कि वस्तु विक्रय अनुबंध की विशेषताएं। अब इसकी विशेषताएं बताया। तो विशेषताएं में सबसे पहले लिखेंगे हम वस्तु का होना। तो वस्तु विक्रय अनुबंध हेतु वस्तु का प्रत्यक्ष रूप में होना जरूरी होता है, ठीक है, जिससे क्रेता को वस्तु दिखाकर विक्रय अनुबंध करे। फिर हमारे यहाँ पे क्रेता व विक्रेता का होना, यानी कि वस्तु विक्रय अनुबंध के लिए, ठीक है, क्रेता तथा विक्रेता का होना अति आवश्यक है, जिससे कि दोनों को आमने सामने सभी शर्तों में सहमति हो सके। हो गया। अब यहाँ पे आके उचित मूल्य या कीमत का होना। तो इसमें वो कह रहा है कि वस्तु विक्रय अनुबंध के लिए उचित मूल्य, कीमत अथवा प्रतिफल का होना अति आवश्यक है, जिससे लेन देन वैधानिक हो सके, ठीक है। अंत वस्तु विक्रय अनुबंध के लिए उचित मूल्य जरूरी है। फिर है कि वस्तु का हस्तांतरण होना। वस्तु का हस्तांतरण का मतलब है कि वस्तु विक्रय अनुबंध के आधार पर वस्तु का हस्तांतरण होता है। अनुबंध के बाद वस्तु या माल का हस्तांतरण होना जरूरी होता है, जिससे लेन देन की प्रक्रिया पूर्ण हो सके। फिर हमारे पे दी हुई है यहाँ पे कि नंबर जो हमारी विशेषता 5 नंबर है, उसको है कि वस्तु के मूल्य भुगतान की प्रक्रिया, यानी कि वस्तु विक्रय अनुबंध के अनुसार ही वस्तु के मूल्य भुगतान की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, जिससे कि वस्तु के मूल्य का भुगतान नकद अथवा किस्तों के आधार पर किया जा सकता है। तो यहाँ पे 6 हमारी जो विशेषता है, छठी हमारी विशेषता है, वो दी हुई है कि अनुबंध पूर्ण या शर्तयुक्त होना। वस्तु विक्रय का अनुबंध, ठीक है, स्वतंत्र या शर्तयुक्त हो सकता है, जिसमें वस्तु विक्रय के अनुबंध में लिखित शर्तों को, ठीक है, अंत तथा क्रेता तथा विक्रेता को पूर्ण करना होता है, ठीक है। फिर कह रहा है क्रेता द्वारा वस्तु का पूर्ण निरीक्षण, यानी कि वस्तु विक्रय अनुबंध के समय क्रेता को पूर्ण छूट होती है कि वह माल या वस्तु की गुणवत्ता को पूर्ण रूप से समझ सकता है, ठीक है, तथा उसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है, यानी कि उसे खरीदने से पहले पूरा हक होता है कि वो इसका निरीक्षण करे कि कितनी उसकी जानकारी प्राप्त कर ले, ठीक है, और उसे छूट भी कुछ मिलती है। फिर यहाँ पे है कि विक्रेता द्वारा वस्तु की विशेषताएं, यानी कि अनुबंध के समय पर विक्रेता को वस्तु की सभी विशेषताएं स्पष्ट कर देनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि क्रेता सभी वस्तु अथवा माल की तुलना कर सके और सही से समझ सके, इनकी उसकी सारी विशेषताएं उसे बता देनी चाहिए, ठीक है। इनके फिर हमारा है चल संपत्ति का ही विक्रय, इनकी वस्तु विक्रय अधिनियम के अंतर्गत चल संपत्ति के ही अनुबंध होते हैं, ठीक है, हो पाते हैं, सॉरी। इस प्रकार के अनुबंधों में अचल संपत्तियां शामिल नहीं किया जाती, ठीक है, इसमें केवल चल संपत्तियां ही होती है, अचल नहीं होती। फिर कि भुगतान व सुपुर्दगी किस्तों में होना। इनके वस्तु विक्रय अनुबंध में यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि वस्तु अथवा भुगतान दोनों को किस्तों में दिया जा सकता है। यह प्रक्रिया क्रेता और विक्रेता की सहमति से होती है, ठीक है। फिर अगले में कह रहा है वो, तो यहीं पे आपकी विशेषताएं खत्म होती है, ठीक है। आपको अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं यहाँ पे कंप्लीट होती है। फिर इसी में चैप्टर में है कि
माल का मूल्य निर्धारण, ये भी इसी चैप्टर का एक टॉपिक है कि माल का मूल्य निर्धारण कैसे होता है। तो इसे पढ़ लेते हैं कि इसमें वो कह रहा है कि वस्तु विक्रय अनुबंध से पहले बिकने वाले माल, ठीक है, का मूल्य तय करना ही मूल्य निर्धारण कहलाता है। यानी कि जब माल बिकने वाला होता है, बिकने वाले जो माल होता है, ठीक है, उससे पहले बिकने वाले माल का मूल्य तय कर लेना, ठीक है, ये मूल्य निर्धारण कहलाता है। तो कह रहा है कि मूल्य निर्धारण एक ऐसा बिंदु है जिस पर अनुबंध का होना या ना होना, ठीक है, पाया जाता है। विक्रेता चाहता है कि उसका माल अधिक कीमत से बिके, ठीक है, हर विक्रेता चाहता है कि उसका माल अधिक कीमत पर बिके, किंतु क्रेता चाहता है कि उसे माल थोड़ा सस्ता मिल जाए, ठीक है। इस पर क्रेता तथा विक्रेता के बीच काफ़ी विचार विमर्श होता है, ठीक है। फिर माल का मूल्य निर्धारण क्रेता तथा विक्रेता की सहमति से होता है, ठीक है। दोनों की सहमति के आधार पर मूल्य तय होना ही मूल्य का निर्धारण कहलाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वह मूल्य जिस पर क्रेता वस्तु या माल को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है तथा विक्रेता अपनी वस्तु को बेचने हेतु तैयार हो जाता है, उसे मूल्य को तय करना ही वस्तु मूल्य निर्धारण कहलाता है, ठीक है। आई होप अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया कि माल का मूल्य निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। अब बस में आ जाती है कि इसकी कौन कौन सी विधियाँ हैं, मूल्य निर्धारण की विधियाँ, ठीक है। तो इसमें है कि आपसी अनुबंध द्वारा मूल्य निर्धारण हो सकता है, या फिर आपसी प्रस्ताव विधि से मूल्य निर्धारण हो सकता है, या फिर पक्षकारों की पारस्परिक सहमति से हो सकता है, या उचित मूल्य निर्धारण विधि से हो सकता है, या तृतीय पक्षकार द्वारा मूल्य निर्धारण इसकी हो सकता है, ठीक है। होगी इसकी विधियाँ। अब बात आता है कि मूल्य भुगतान की विधियाँ, ये तो होगी थी मूल्य निर्धारण की विधियाँ। अब बात आता है कि मूल्य भुगतान की विधियाँ कौन कौन सी होती है। तो प्रचलित मुद्रा में भुगतान हो सकता है, जैसे कि ये तो मुद्रा में हो जाएगा इसका भुगतान, ठीक है। कि अनुबंध के बाद करों में की कमी या वृद्धि के आधार पर हो सकता है, या फिर अग्रिम राशि के द्वारा भी हो सकता है भुगतान, या फिर किस्तों के द्वारा वो भुगतान कर सकता है, ठीक है। ये हुई आपकी माल का मूल्य निर्धारण की विधियाँ, अर्थ और भुगतान की विधियाँ। अब बात आता है कि आदत विक्रेता से आश्चर्य, कि आदत विक्रेता कौन होता है। तो ये आपका टॉपिक आ जाता है कि आदत विक्रेता से आप क्या समझते हैं, ठीक है, या फिर इसके बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे कि आदत विक्रेता से आश्चर्य उस निर्माता अथवा व्यापारी से है जो बिना भुगतान लिए ही उधार माल का विक्रय करता है, ठीक है, बिना भुगतान लिए ही उधार माल का विक्रय करता है, बेचता है, ठीक है, तथा एक निश्चित समय के बाद भुगतान प्राप्त करता है, ठीक है, उसे आदत विक्रेता कहते हैं। इस प्रकार से बहुत बड़ी मात्रा में उधार माल बेचने वाले व्यक्ति, संस्था या फर्म अथवा कंपनी को आदत विक्रेता कहते हैं। उपयुक्त से स्पष्ट है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण भुगतान न प्राप्त करने पर ही माल की सुपुर्दगी किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है तथा आंशिक भुगतान शर्त के अनुसार पहले प्राप्त कर लेता है, ठीक है, तथा शेष भुगतान बाद में प्राप्त करता है, तो ऐसे व्यक्ति को आदत विक्रेता कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका आदत विक्रेता का अर्थ। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बात है कि इसकी विशेषताएं, तो इसकी विशेषताएं जो हमारे पास है वो है कि आदत विक्रेता की निम्नलिखित विशेषताएं कौन कौन सी। उधार माल बेचना, ये उसकी विशेषता होगी। समय से माल बेचना, ठीक है। रास्ते में माल की जिम्मेदारी, ठीक है। भुगतान बाद में प्राप्त करना, आंशिक भुगतान पहले ले लेना, या फिर अपना मूल्य वसूलने का अधिकार, या विनिमय सांधि विलेखों का प्रयोग। बड़े स्तर पर व्यापार होता है इसमें, ठीक है। छोटे व्यापारियों की सहायता करता है, ईमानदारी पूर्वक लेन देन करता है, ठीक है। योगी इसकी विशेषता है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि आदत विक्रेता के अधिकार कौन कौन से उसे अधिकार प्राप्त हैं। तो सबसे पहले कि भुगतान प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है। आंशिक भुगतान पहले पाने का अधिकार, क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार भी होता है, ठीक है। क्रेता पर वाद प्रस्तुत करने का अधिकार भी होता है, अनुबंध खंडन का अधिकार भी प्राप्त होता है, और इससे ब्याज प्राप्त करने का अधिकार भी होता है, ठीक है। ब्याज के लिए वाद प्रस्तुत करने पर ब्याज को नहीं दिया तो उसके लिए वाद भी प्रस्तुत कर सकता है, और माल पर स्वामित्व का भी अधिकार होता है, ठीक है। माल को रास्ते में रोकने का भी अधिकार होता है, ठीक है। समय समय पर सूचना मांगने का अधिकार, और माल के पूर्ण विक्रय का अधिकार, और एजेंट बदलने का भी अधिकार इसको प्राप्त होता है। यानी कि जो अधिकार है इसको, ये सब अधिकार इसको प्राप्त होते हैं। फिर आ जाता है यहाँ पर हमारा जो लिखा हुआ है आदत विक्रेता के कार्य, ठीक है। ये इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है कि आदत विक्रेता के कार्य कौन कौन से है कि क्रय विक्रय अनुबंध करना, क्रय विक्रय करता है वो। माल समय से भेजना, ये भी उसका कार्य है। माल की सुपुर्दगी देना, ठीक है। माल वाहक से अनुबंध, समुद्र वाहक से अनुबंध, ठीक है। माल के निरीक्षण हेतु समय देना, समय पर भुगतान लेना, खराब माल वापस करना।
बाकी विनिमय विपत्रों का प्रयोग, उचित सलाह देना है, ठीक है। लेखा जोखा तैयार करना, यानी कि जितना भी लेखा जोखा हो सब तैयार करना, और पैकिंग तथा देख रेख सही से करना, ठीक है। ये सब उसके कार्य होते हैं। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया कि चैप्टर में आपको क्या क्या तैयार करना है और कितनी अच्छी तरह से आपको बताया गया है, ठीक है। तो जल्दी से आप ये अपने पेपर के लिए चैप्टर तैयार कर लेना, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।